नमस्कार दोस्तों। पार्लियामेंट ने अपने दोनों सदनों में वक्फ बिल को बहुमत के साथ पारित कर दिया है और उसके बाद राष्ट्रपति महोदया ने भी इस बिल को अपनी अनुमति देकर इस बिल को कानून बनाने का काम कर दिया है। लेकिन देश में एक नई बहस शुरू हो चुकी है कि क्या यह बिल सुप्रीम कोर्ट में गिर जाएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट इसको गैर संवैधानिक और धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ साबित करके इस बिल को लागू नहीं होने देगा। इसी विषय पर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर कर चुके हैं और उनकी याचिकाओं की सुनवाई का मन भी सुप्रीम कोर्ट ने बना लिया है। आज हम इस वीडियो में इसी विषय का विश्लेषण करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट आखिर किन नियमों के आधार पर या किस प्रक्रिया के तहत ऐसे बिलों का रिव्यू करता है और किन बिलों को वो गिरा सकता है, किन बिलों को उसने अभी पास्ट में गिराया भी है। तो हम इन सब विषयों को इस वीडियो में आज डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि क्या वक्फ बिल भी गिर जाएगा या वक्फ बिल भी लागू हो पाएगा। तो संसद द्वारा पास किए गए इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 7 याचिकाएं लगाई गई है। इन 7 याचिकाओं में जमीयत उलेमा हिंद की याचिका है, कांग्रेस सांसद जावेद मोहम्मद की याचिका है, असदुद्दीन ओवैसी की याचिका है, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की याचिका है, केरल के समस्त केरल उलेमा संघ की याचिका है, एक एनजीओ की याचिका है और एक पॉलिटिकल पार्टी, जो छोटी पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी याचिका है। इन याचिकाकर्ताओं ने सभी ने एक मत से कहा है कि यह बिल संविधान का उल्लंघन है और यह धार्मिक मान्यताओं को एक तरीके से बाधित करता है, तो इस बिल को सुप्रीम कोर्ट को गिरा देना चाहिए। और इन सभी याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा है कि संविधान के आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 का भी उल्लंघन है। और ये सारे आर्टिकल दरअसल संविधान में फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आते हैं और अगर ये आर्टिकल कहीं पर वायलेट होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी बिल को गिरा सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय 1973 में एक निर्णय दिया था केशव नंदा भारती केस में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद को फंडामेंटल राइट्स और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा किसी दूसरे हिस्से को अमेंड करने का अधिकार है, परंतु इन हिस्सों को अमेंड करने का अधिकार संसद के पास भी नहीं है। तो हम जानते हैं कि ये किस प्रकार, क्या ये वक्फ बिल क्या वाकई में फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है या बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर कहता है कि ये बिल संविधान के खिलाफ है या बिल संविधान के अनुकूल है। बेसिकली 3 आधार पर सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि क्या ये बिल संविधान के खिलाफ है क्या। उनमें से पहला अधिकार होता है पार्लियामेंट की सक्षमता, यानी कि पार्लियामेंट के क्या वो बिल अधिकार क्षेत्र में आता है या पार्लियामेंट ने उस बिल को अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाके बनाया है। दूसरा अधिकार होता है कि क्या ये बिल किसी फंडामेंटल राइट या बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन तो नहीं करता। और तीसरा आधार होता है कि क्या ये बिल प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर प्रोसेस से, किसी तरीके से ये बिल बनाया गया है या आर्बिट्रेरी मैनर से इसको एक तरफा थोप दिया गया है। इन्हीं 3 आधार पर सुप्रीम कोर्ट ये तय करता है कि ये बिल संवैधानिक है या नहीं। मैं आपको 3 ऐसे उदाहरण देता हूं जब सुप्रीम कोर्ट ने इन 3 आधार को ही कोट करके उन बिलों को गिराया है, जिनमें से सबसे पहला उदाहरण है 2015 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को ये कहते हुए गिरा दिया था कि ये बिल जुडिशियरी की इंडिपेंडेंसी में उल्लंघन है और जुडिशियरी की इंडिपेंडेंसी संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने वो बिल सरकार का गिरा दिया था। उसके बाद आते हैं 2022 में। 2016 में सरकार ने एक बिल लेके आई, बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन का एक बिल लेके आई, जो 1988 में राजीव गांधी ला चुके थे। उसमें मोदी सरकार ने कुछ अमेंड किया, लेकिन वो बिल भी सुप्रीम कोर्ट में चला गया और 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उस बिल को ये कहकर गिरा दिया कि ये बिल आर्बिट्रेरी मैनर में इंट्रोड्यूस किया गया है। मतलब इस बिल में कुछ ऐसे प्रावधान है, रेट्रोस्पेक्टिव एक प्रावधान था उस बिल में, जिसके द्वारा पिछले की प्रॉपर्टी की भी जांच करने का एक प्रावधान था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप जिस दिन से अमेंडमेंट लाते हो आप उसके बाद की जांच करिए, उससे पहले की जांच का अधिकार संसद को नहीं है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उस बिल को गिरा दिया। अब आते हैं 2024 में। 2024 में आपको याद होगा, अभी पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला बिल सरकार द्वारा जो संसद में लाया गया था उसको भी गिरा दिया था, ये कहकर कि ये बिल इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ये तय तो कर सकता है कि कोई बिल संवैधानिक होगा या नहीं, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं होती हैं। तो क्या वक्फ कानून इनमें से किसी भी 3 आधार में से किसी भी एक का उल्लंघन करता है, जानते हैं। पहला आधार होता है संसद की क्षमता, या फिर संसद का वो अधिकार क्षेत्र में आता है कि नहीं आता है। तो जब कांग्रेस ने 1954 में बिल बनाया पहली बार, 1995 में इसमें अमेंडमेंट भी किया, 2013 में भी अमेंडमेंट किया, तो जब वो कर सकते हैं तो आज भी संसद उसको कर सकती है। तो पहला अधिकार तो याचिकाकर्ताओं का नहीं टिकने वाला है। दूसरा अधिकार संसद जो मुख्यतः सबसे फोकस भी करता है, वो अधिकार होता है कि ये क्या ये आर्टिकल किसी फंडामेंटल राइट या फिर संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन तो नहीं है।
और फंडामेंटल राइट्स में भी मुख्यतः इस बिल से संबंधित आर्टिकल 4 हैं, जो मैंने अभी भी बताया, आर्टिकल 14, 15 और 25 और 26। आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी है और 15 में डिस्क्रिमिनेशन का अधिकार होता है। तो जब ये बोर्ड सिर्फ मुस्लिम समुदाय को भी एक विशेष अधिकार देने के लिए या फिर उनको अपने प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के लिए विशेष रूप से दिया गया था, तो ये राइट टू इक्वालिटी का तो नहीं हो सकता, क्योंकि अन्यथा ये किसी दूसरे धर्मों के पास भी या सब दूसरे धर्मों के पास भी होना चाहिए था। डिस्क्रिमिनेशन ये इसलिए नहीं है क्योंकि सबके पास होता और आप एक को मना करते तो वो डिस्क्रिमिनेशन माना जा सकता था। आर्टिकल 25 और 26 संविधान में अल्पसंख्यकों को या माइनॉरिटी को यह अधिकार देता है कि वो अपनी धार्मिक मान्यताओं का अनुसरण अपने अनुसार और अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को चला सकते हैं। लेकिन ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वक्फ बिल के अंतर्गत ना तो कांग्रेस ने कहा और ना ही भाजपा की आज की सरकार ने कहा। इस वक्फ बोर्ड को मेनली प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करने का ही अधिकार दिया गया है और उसका धार्मिक रूप से उसकी किसी मान्यता या उसकी पूजा पद्धति से उसका कोई भी संबंध नहीं है। तो आर्टिकल 25 और 26 का वोलेशन भी ये वक्फ कानून अभी तो कम से कम नहीं लग रहा है। ये याचिकाकर्ता जो वक्फ कानून को गैर संवैधानिक ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं, ऐसे ही याचिकाकर्ता आर्टिकल 370 जब सरकार ने निरस्त किया उस समय पर, सीए जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सरकार लेकर आई उस समय पर, और इसके अलावा भी ये कई बार संविधान का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं कि ये बिल संविधान के खिलाफ है, आप इनको निरस्त कर दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी अपनी सीमाएं जानता है, अपनी मर्यादाएं जानता है, और उसको आज तो कम से कम, जब से एक आपने अभी केस सुना होगा कि हाईकोर्ट के सिटिंग जस्टिस वर्मा के घर पे एक बहुत बड़ा कैश मिला है, तो उस कांड के बाद तो सुप्रीम कोर्ट या फिर न्यायपालिका एक एक्स्ट्रा दबाव में भी है कि वो कितना इंटरफेरेंस या कितना रिव्यू संसद या सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का कर सकती है। तो वक्फ बिल ना तो किसी संविधान का उल्लंघन लग रहा है, ना बेसिक स्ट्रक्चर का एक तरीके से उल्लंघन दिखता है। और इस देश में एक तरीके से फैशन भी ये डेवलप हो गया है कि संसद कोई भी कानून बनाए तो आप उसको काला कानून घोषित कर दो। किसान आंदोलन के समय पे भी आपने ऐसा देखा होगा, सीए के समय पे भी ऐसा, शाहीन बाग जैसी जगह पर आपने ऐसा देखा होगा। तो इस तरह से हमें नहीं लगता कि वक्फ बिल या वक्फ कानून संविधान के किसी भी आर्टिकल या किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन है, और याचिकाकर्ताओं को इसमें सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खानी पड़ेगी।